1977 के चुनावों के बाद सिख बहुल अकाली दल के नेतृत्व वाला गठबंधन उत्तरी भारतीय राज्य पंजाब में सत्ता में आया। अकाली दल को विभाजित करने और सिखों के बीच लोकप्रिय समर्थन हासिल करने के प्रयास में गांधी की कांग्रेस पार्टी ने रूढ़िवादी धार्मिक नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले को पंजाब की राजनीति में प्रमुखता से लाने में मदद की। बाद में भिंडरावाले का संगठन दमदमी टकसाल संत निरंकारी मिशन नामक एक अन्य धार्मिक संप्रदाय के साथ हिंसा में उलझ गया और उस पर पंजाब केसरी अखबार के मालिक जगत नारायण की हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया। इस मामले में गिरफ्तार होने के बाद भिंडरावाले ने खुद को कांग्रेस पार्टी से अलग कर लिया और अकाली दल में शामिल हो गए। जुलाई 1982 में उन्होंने आनंदपुर प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए अभियान का नेतृत्व किया, जिसमें सिख बहुल राज्य के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग की गई थी। इस बीच आनंदपुर प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए सरकारी अधिकारियों और पुलिस द्वारा निशाना बनाए जाने के बाद भिंडरावाले के कुछ अनुयायियों सहित सिखों का एक छोटा समूह उग्रवाद की ओर मुड़ गया। 1982 में भिंडरावाले और लगभग 200 सशस्त्र अनुयायी स्वर्ण मंदिर के पास गुरु नानक निवास नामक एक गेस्ट हाउस में चले गए। 1983 तक मंदिर परिसर कई आतंकवादियों के लिए एक किला बन गया था। स्टेट्समैन ने बाद में रिपोर्ट दी कि हल्की मशीनगनों और अर्ध स्वचालित राइफलों को परिसर में लाए जाने की जानकारी है। 23 अप्रैल 1983 को पंजाब पुलिस के उप महानिरीक्षक एएस अटवाल की मंदिर परिसर से बाहर निकलते ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। अगले दिन हरचंद सिंह लोंगोवाल, अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष, ने हत्या में भिंडरावाले की संलिप्तता की पुष्टि की। कई निरर्थक बातचीत के बाद जून 1984 में गांधी ने भिंडरावाले और उसके समर्थकों को परिसर से हटाने के लिए भारतीय सेना को स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करने का आदेश दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम की कार्रवाई में सेना ने टैंकों सहित भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया। ऑपरेशन ने अकाल तख्त मंदिर और सिख पुस्तकालय सहित मंदिर परिसर के कुछ हिस्सों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त या नष्ट कर दिया। इसके कारण कई सिख सेनानियों और निर्दोष तीर्थयात्रियों की मौत भी हुई। हताहतों की संख्या सैकड़ों से लेकर हजारों तक के अनुमान के साथ विवादित बनी हुई है। गांधी पर राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमले का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया। हरजिंदर सिंह दिलगीर ने कहा कि उन्होंने 1984 के अंत में नियोजित आम चुनावों को जीतने के लिए खुद को एक महान नायक के रूप में पेश करने के लिए मंदिर परिसर पर हमला किया। भारत और विदेशों में सिखों द्वारा इस कार्रवाई की तीखी आलोचना की गई। हमले के बाद सिख सैनिकों द्वारा विद्रोह की घटनाएं भी हुई। 31 अक्टूबर 1984 को कथित तौर पर ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए गांधीजी के दो सिख अंगरक्षकों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने नई दिल्ली के एक सफदरजंग रोड स्थित प्रधानमंत्री आवास के बगीचे में अपने सर्विस हथियारों से उन्हें गोली मार दी। गोलीबारी तब हुई जब वो दो लोगों द्वारा संरक्षित एक विकेट गेट के पास से गुजर रही थी। उनका साक्षात्कार ब्रिटिश फिल्म निर्माता पीटर उस्तिनोव को लेना था, जो आयरिश टेलीविजन के लिए एक वृत्तचित्र का फिल्मांकन कर रहे थे। बेअंत ने अपनी पार्श्व भुजा से उसे 3 बार गोली मारी। सतवंत ने 30 राउंड फायरिंग की। लोगों ने अपने हथियार गिरा दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में उन्हें अन्य गार्डों द्वारा एक बंद कमरे में ले जाया गया, जहां बेअंत की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाद में केहर सिंह को हमले की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। सतवंत और केहर दोनों को मौत की सजा सुनाई गई और दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। गांधी को सुबह 9:30 बजे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका ऑपरेशन किया। दोपहर 2:20 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम परीक्षण तीरथ दास डोगरा के नेतृत्व में डॉक्टरों की एक टीम द्वारा किया गया था। डोगरा ने कहा कि गांधी को 2 स्रोतों से लगभग 30 गोलियां लगी थीं, एक स्टेन सबमशीन गन और 1.38 स्पेशल रिवॉल्वर। हमलावरों ने उन पर 31 गोलियां चलाईं, जिनमें से 30 उन्हें लगी। 23 उसके शरीर से गुजर चुके थे, जबकि 7 उसके अंदर रह गए थे। डोगरा ने इस्तेमाल किए गए हथियारों की बनावट को स्थापित करने और बैलिस्टिक परीक्षण द्वारा बरामद गोलियों के साथ प्रत्येक हथियार का मिलान करने के लिए गोलियां निकाली। केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला CFA सेल दिल्ली में गोलियों का उनके संबंधित हथियारों से मिलान किया गया। इसके बाद डोगरा एक विशेषज्ञ गवाह PW5 के रूप में श्री महेश चंद्र की अदालत में पेश हुए। उनकी गवाही में कई सत्र लगे। बचाव पक्ष के वकील श्री प्राणनाथ लेखी द्वारा जिरह की गई।
सलमा सुल्तान ने अपनी हत्या की पहली खबर दूरदर्शन के शाम के समाचार पर 31 अक्टूबर 1984 को दी, खुद को गोली मारने के 10 घंटे से भी अधिक समय बाद। 3 नवंबर को राजघाट के पास हिंदू परंपरा के अनुसार गांधी का अंतिम संस्कार किया गया। जिस स्थान पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था, उसे आज शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। श्रद्धांजलि देने के लिए गांधी का पार्थिव शरीर 3 मूर्ति हाउस में रखा गया। अंतिम संस्कार की एक झलक पाने के लिए हजारों अनुयायी उमड़ पड़े। उनके अंतिम संस्कार का बीबीसी सहित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्टेशनों पर सीधा प्रसारण किया गया। उनकी मृत्यु के बाद परेड ग्राउंड को इंदिरा गांधी पार्क में बदल दिया गया, जिसका उद्घाटन उनके बेटे राजीव गांधी ने किया था। गांधी की हत्या ने राजनीतिक परिदृश्य को नाटकीय रूप से बदल दिया। राजीव अपनी मां की हत्या के कुछ ही घंटों के भीतर प्रधानमंत्री बने और सिख विरोधी दंगे भड़क उठे, जो कई दिनों तक चले और नई दिल्ली में 3000 से अधिक और पूरे भारत में अनुमानित 8000 से अधिक सिख मारे गए। सिख विरोधी नरसंहार के पीछे कई कांग्रेसी नेताओं का हाथ माना गया था। गांधी जी की मृत्यु पर दुनिया भर में शोक मनाया गया। विश्व नेताओं ने हत्या की निंदा की और कहा कि उनकी मृत्यु अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक बड़ी खालीपन छोड़ देगी। मॉस्को में सोवियत राष्ट्रपति कॉन्स्टेंटिन चेरनेंको ने शोक व्यक्त करते हुए कहा, सोवियत लोगों को महान भारतीय लोगों की गौरवशाली बेटी, लोगों की शांति और सुरक्षा के लिए एक उग्र सेनानी और एक महान की खलनायक हत्या में असामयिक मृत्यु के बारे में दर्द और दुख के साथ पता चला। सोवियत संघ का मित्र राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन राज्य सचिव जॉर्ज शुल्स के साथ संवेदना की एक पुस्तक पर हस्ताक्षर करने के लिए भारतीय दूतावास गए और हत्या पर अपना सदमा, घृणा और दुख व्यक्त किया। संयुक्त राज्य अमेरिका के 42वें उपराष्ट्रपति वाल्टर मोंडेल ने गांधी को महान लोकतंत्र का एक महान नेता कहा और हिंसा के इस चौंकाने वाले कृत्य की निंदा की। एशियाई, अफ्रीकी और यूरोपीय नेताओं ने गांधी को लोकतंत्र का एक महान चैंपियन बताते हुए शोक व्यक्त किया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता ने अपना गहरा दुख व्यक्त किया और हत्या को आतंकवादी कृत्य बताया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुन डुहवान ने कहा कि गांधी की मृत्यु का मतलब पूरी दुनिया के लिए एक महान नेता की हानि है। यूगोस्लाव के राष्ट्रपति वेसेलिन ज़ुरानोविक, पाकिस्तानी राष्ट्रपति मोहम्मद जियाउल हक, इतालवी राष्ट्रपति सैंड्रो पर्टिनी, वेटिकन में पोप जॉन पॉल द्वितीय, फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रैंकोइस मिटरैंड ने हत्या की निंदा की। संयुक्त राष्ट्र में महासभा ने अपना काम रोक दिया क्योंकि हैरान प्रतिनिधियों ने मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। जाम्बिया के विधानसभा अध्यक्ष पॉल लुसाका ने एक निर्धारित बहस को स्थगित कर दिया और जल्दबाजी में एक स्मारक बैठक आयोजित की। 1971 की शुरुआत में पाकिस्तान में विवादित चुनावों के कारण तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्रता की घोषणा करनी पड़ी। पाकिस्तानी सेना के दमन और हिंसा के कारण अगले महीनों में 10 मिलियन शरणार्थी सीमा पार करके भारत में आ गए। अंततः दिसंबर 1971 में गांधी ने बांग्लादेश को आजाद कराने के संघर्ष में सीधे हस्तक्षेप किया। पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद भारत विजयी होकर दक्षिण एशिया की प्रमुख शक्ति बन गया। भारत ने युद्ध की स्थिति में आपसी सहायता का वादा करते हुए सोवियत संघ के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जबकि पाकिस्तान को संघर्ष के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका से सक्रिय समर्थन प्राप्त हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन व्यक्तिगत रूप से गांधी को नापसंद करते थे। उन्होंने विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर के साथ अपने निजी संचार में उन्हें कुतिया और चतुर लोमड़ी कहा था। निक्सन ने बाद में युद्ध के बारे में लिखा, गांधी ने अमेरिका को चूसा, हमें चूसा, इस महिला ने हमें चूसा। जैसे ही गांधी ने युद्ध के बाद सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए, अमेरिका के साथ संबंध दूर हो गए। बाद वाला गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बन गया। भारत की नई आधिपत्य स्थिति, जैसा कि इंदिरा सिद्धांत के तहत व्यक्त किया गया था, ने हिमालयी राज्यों को भारत के प्रभाव क्षेत्र में लाने के प्रयासों को जन्म दिया। नेपाल और भूटान भारत के साथ जुड़े रहे, जबकि 1975 में वर्षों के अभियान के बाद सिक्किम ने जनमत संग्रह में भारत में शामिल होने के लिए मतदान किया। मुक्ति संग्राम के बाद भारत ने पड़ोसी बांग्लादेश, पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे। प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता में गांधी के योगदान को मान्यता दी। हालांकि मुजीबुर रहमान की भारत समर्थक नीतियों ने बांग्लादेशी राजनीति और सेना में कई लोगों को नाराज कर दिया, जिन्हें डर था कि बांग्लादेश भारत का ग्राहक राज्य बन गया है।
1975 में मुजीबुर रहमान की हत्या के कारण इस्लामी सैन्य शासन की स्थापना हुई, जिसने देश को भारत से दूर करने की कोशिश की। बांग्लादेश में इस्लाम विरोधी वामपंथी गुरिल्ला ताकतों के कथित समर्थन के कारण सैन्य शासन के साथ गांधी के संबंध तनावपूर्ण थे। हालांकि आमतौर पर गांधी और बांग्लादेशी शासन के बीच मेल मिलाप था। हालांकि सीमा विवाद और फरक्का बांध जैसे मुद्दे द्विपक्षीय संबंधों के लिए परेशानी बने रहे। 2011 में बांग्लादेश सरकार ने देश की आजादी में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए गांधी जी को मरणोपरांत गैर नागरिकों के लिए अपने सर्वोच्च राज्य पुरस्कार बांग्लादेश स्वतंत्रता सम्मान से सम्मानित किया। श्रीलंका की जातीय समस्याओं से निपटने के लिए गांधी जी का दृष्टिकोण शुरू में उदार था। उनके प्रधानमंत्री सिरिमावो भंडारनायके के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे। 1974 में भंडारनायके की समाजवादी सरकार को राजनीतिक संकट से बचाने के लिए भारत ने कच्चातीवू के छोटे से द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया। हालांकि जे.आर. जयवर्धने के नेतृत्व में श्रीलंका के समाजवाद से दूर जाने पर संबंधों में खटास आ गई, जिन्हें गांधी जी ने पश्चिमी कठपुतली के रूप में तिरस्कृत किया था। गांधी के नेतृत्व में भारत पर 1980 के दशक में जयवर्धने पर भारतीय हितों का पालन करने का दबाव बनाने के लिए लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) उग्रवादियों का समर्थन करने का आरोप लगाया गया था। फिर भी गांधी ने ब्लैक जुलाई 1983 के बाद श्रीलंका पर आक्रमण करने की मांग को अस्वीकार कर दिया, जो कि सिंगली भीड़ द्वारा किया गया एक तमिल विरोधी नरसंहार था। गांधी ने इस बात पर जोर देते हुए एक बयान दिया कि वो श्रीलंका की क्षेत्रीय अखंडता के लिए खड़ी हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भारत तमिल समुदाय के साथ होने वाले किसी भी अन्याय पर मूक दर्शक नहीं बना रह सकता। 1972 में शिमला समझौते के बाद पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते तनावपूर्ण बने रहे। 1974 में पोखरण में एक परमाणु उपकरण के विस्फोट के लिए गांधी की अनुमति को पाकिस्तानी नेता जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को उपमहाद्वीप में भारत के आधिपत्य को स्वीकार करने के लिए डराने धमकाने के प्रयास के रूप में देखा। हालांकि मई 1976 में गांधी और भुट्टो दोनों राजनयिक प्रतिष्ठानों को फिर से खोलने और संबंधों को सामान्य बनाने पर सहमत हुए। 1978 में पाकिस्तान में जनरल मोहम्मद जिया उल हक के सत्ता में आने के बाद अपने पड़ोसी के साथ भारत के रिश्ते खराब स्तर पर पहुंच गए। गांधी ने जनरल जिया पर पंजाब में खालिस्तानी आतंकवादियों का समर्थन करने का आरोप लगाया। 1984 में गांधी जी द्वारा ऑपरेशन मेघदूत की अनुमति के बाद सैन्य शत्रुता फिर से शुरू हुई। पाकिस्तान के विरुद्ध परिणामी सियाचिन संघर्ष में भारत विजयी रहा। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका को दक्षिण एशिया से बाहर रखने के लिए गांधी ने 1983 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी अरब इजरायल संघर्ष में फिलिस्तीनियों के कट्टर समर्थक रहे और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रायोजित मध्य पूर्व कूटनीति के आलोचक थे। इजरायल को एक धार्मिक राज्य के रूप में देखा जाता था और इस प्रकार यह भारत के कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के समान था। भारतीय राजनयिकों को कश्मीर में पाकिस्तान का मुकाबला करने में अरब का समर्थन मिलने की उम्मीद थी। फिर भी गांधी ने 1960 के दशक के अंत में इजरायल के साथ संपर्क और सुरक्षा सहायता के एक गुप्त चैनल के विकास को अधिकृत किया। उनके लेफ्टिनेंट पीवी नरसिम्हा राव बाद में प्रधानमंत्री बने और 1992 में इजरायल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंधों को मंजूरी दी। भारत की अरब समर्थक नीति को मिश्रित सफलता मिली। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष बाथिस्ट शासन के साथ घनिष्ठ संबंधों की स्थापना ने कुछ हद तक भारत के खिलाफ पाकिस्तानी प्रचार को बेअसर कर दिया। हालांकि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध ने मध्य पूर्व के अरब और मुस्लिम राज्यों के लिए एक दुविधा प्रस्तुत की, क्योंकि युद्ध दो देशों द्वारा लड़ा गया था जो अरबों के मित्र थे। मिस्र, सीरिया और अल्जीरिया में प्रगतिशील अरब शासन ने तटस्थ रहना चुना, जबकि जॉर्डन, सऊदी अरब, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात में रूढ़िवादी अमेरिकी समर्थक अरब राजशाही ने खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया। मिस्र के रुख से भारतीयों को निराशा हुई, जो बाथिस्ट शासन के साथ घनिष्ठ सहयोग की उम्मीद करने लगे थे। लेकिन 1970 में नासिर की मृत्यु और सआदत की रियाद के साथ बढ़ती दोस्ती और मॉस्को के साथ उनके बढ़ते मतभेदों ने मिस्र को तटस्थता की नीति पर मजबूर कर दिया। मुअम्मर गद्दाफी के प्रति गांधी जी के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया। लीबिया अरब राजतंत्रों से सहमत था कि पूर्वी पाकिस्तान में गांधी का हस्तक्षेप इस्लाम के खिलाफ एक हमला था। 1971 का युद्ध बढ़ते भारत ईरान संबंधों में एक अस्थायी बाधा बन गया। हालांकि ईरान ने पहले 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध को भारतीय आक्रामकता के रूप में चित्रित किया था,
शाह ने फारस की खाड़ी में एक बड़ी ईरानी भूमिका के लिए समर्थन हासिल करने के अपने प्रयास के तहत 1969 में भारत के साथ मेल मिलाप का प्रयास शुरू किया था। गांधी का मॉस्को की ओर झुकाव और पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने को शाह ने भारत, इराक और सोवियत संघ से जुड़ी एक बड़ी ईरान विरोधी साजिश का हिस्सा माना था। फिर भी ईरान ने बगदाद संधि को सक्रिय करने और केंद्रीय संधि संगठन सेंटो को संघर्ष में शामिल करने के पाकिस्तानी दबाव का विरोध किया था। धीरे धीरे भारतीय और ईरानी का अपने अपने क्षेत्रीय सहयोगियों से मोहभंग होने के कारण राष्ट्रों के बीच नए सिरे से साझेदारी शुरू हुई। गांधी पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान भारत के अरब सहयोगियों से समर्थन की कमी से नाखुश थे, जबकि शाह पाकिस्तान और फारस की खाड़ी के अरब राज्यों, विशेष रूप से सऊदी अरब के बीच बढ़ती दोस्ती और इस्लाम के बढ़ते प्रभाव से आशंकित थे। पाकिस्तानी समाज में 1970 के दशक के दौरान ईरान के साथ भारतीय आर्थिक और सैन्य सहयोग में वृद्धि हुई। 1974 के भारत ईरानी समझौते के परिणामस्वरूप ईरान भारत की लगभग 75% कच्चे तेल की मांग की आपूर्ति करने लगा। गांधीजी ने कूटनीति में शाह द्वारा पैन इस्लामवाद की उपेक्षा की सराहना की।